Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. So, we are back with the 19th September 2025 न्यूज एनालिसिस एंड जो बीच बीच के दिनों का न्यूज एनालिसिस है उसका वीडियो मैंने कंपाइल कर लिया। तो मोस्ट प्रोबेबली शाम तक आपको पूरा रिवीजन फॉर्म में वो पूरे जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स हैं वो मिल जाएंगे। So let's start with the analysis. First news is from the front page. राहुल गांधी says CEC is protecting those destroying democracy. तो आप सबको पता है कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के ओवरऑल ऊपर राहुल गांधी ने वोट चोरी का ये आरोप लगा था। जिसके बाद ही काफी ज्यादा न्यूज में भी है। थोड़ा सा मैं कुछ फैक्ट जो इलेक्शन कमीशन के बारे में है वो आपको बता दूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है भारत की। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में 25 जनवरी 1950 के अंतर्गत। And the commission celebrated nearly its global golden jubilee also in 2001. Originally, commission had only one chief election commissioner. पहले केवल एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे, लेकिन करंटली जो है एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ साथ दो इलेक्शन कमिश्नर्स भी होते हैं। ठीक है ना। फॉर द फर्स्ट टाइम टू एडिशनल कमिश्नर्स जो अपॉइंट हुए थे वो पहली बार 16 अक्टूबर 1989 यानी 16 अक्टूबर 1989 में पहली बार दो एडिशनल कमिश्नर्स को इंक्लूड किया गया था। उनका टेन्योर काफी शॉर्ट था, 1 जनवरी 1990 तक ही था। फिर बाद में दोबारा 1 अक्टूबर 1993 को इन दो इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट किया गया प्रेसिडेंट के उसके ऑर्डर के बाद। द कंसेप्ट ऑफ मल्टी मेंबर कमीशन जो है इट इज इन ऑपरेशन सिंस देन एंड डिसीजन मेकिंग जो पावर है वो मेजोरिटी वोट के थ्रू होती है ना। तो याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कोई बहुत ज्यादा पावरफुल है इलेक्शन कमिश्नर के कंपैरिजन में। हाँ, बट रिमूवल में थोड़ा उसके पास ज्यादा पावर है। अगर आप लोग को पता है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज मुझे बताएं। दूसरे टॉपिक पे आते हैं। दूसरा है अटैक ऑन वन ऑफ अस इज एन अटैक ऑन बोथ। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के पैक्ट के ऊपर। अभी रिसेंटली आप लोगों ने अगर न्यूज एनालिसिस देखे हैं या पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि इसराइल ने कतर के ऊपर अटैक कर दिया था। ठीक है ना, दोहा के ऊपर अटैक किया, जो कि काफी ज्यादा इंडिया ने भी उसकी उसके बारे में अरिंदम बागची जो है उन्होंने उसके बारे में अगेंस्ट कहा कि भाई ये गलत है, किसी नेशन की सॉवरेनिटी के ऊपर आप इस तरीके से अटैक नहीं कर सकते हैं। इसको देखते हुए सऊदी अरेबिया को भी थोड़ा डर लग रहा था कि भाई हमारे भी करीब है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर अटैक कर दे। तो पाकिस्तान के साथ उन्होंने म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट किया है, जो ये कहता है जैसे नाटो की ट्रीटी है ना, नाटो ट्रीटी के अंदर जो आर्टिकल 5 है उनका, वो कहता है कि भाई एक के ऊपर अटैक मतलब पूरे नाटो के ऊपर अटैक। तो यहाँ पर वही म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट किया गया है सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में कि अगर आपने किसी एक पे भी अटैक किया तो दोनों के ऊपर अटैक माना जाएगा और दोनों रिटेलिएट करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। And this pact marks the first major defense decision by a Gulf Arab country since the Qatar attack। तो कतर के ऊपर अटैक के बाद ये पहला कोई ऐसा मेजर अटैक है। आप लोग के ऊपर एक छोटा सा सवाल मैं पूछ लेता हूँ कि कतर के बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन सी, छोटी छोटी 2-3 कंट्रीज ही हैं, अगर आप बता सकते हैं तो कतर को बॉर्डर करने वाली कौन कौन सी कंट्रीज हैं, यूएई सॉरी हाँ कतर को बॉर्डर करने वाली कौन कौन सी हैं। तो ये आप अगर बता पाए तो दैट विल बी वेरी गुड। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। एंड ये छोटा सा सवाल था। जिसके अलावा सऊदी अरेबिया की बॉर्डरिंग कंट्रीज अगर आप बता सके तो बोथ विल बी गुड, दोनों ही आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। आगे मूव करते देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो कैन मूव अहेड विद मी। प्राइम मिनिस्टर मोदी टू रिव्यू मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स एट लोथल। तो यहाँ पे एक मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बन रहा है लोथल में, जो कि अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। और लोथल आप सबको पता है गुजरात में बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम द हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन, है ना। तो इसके कुछ कुछ फैक्ट्स बता दो कि लोथल का जो डिस्कवरी था वो SR राव ने 1955 से 1960 के बीच में किया था। एंड इट इज सिचुएटेड इन गुजरात ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ साबरमती एंड भोगावा रिवर एंड विच इज नियर द गल्फ ऑफ कैम्बे। याद रखिएगा, कॉन्फ्लुएंस है साबरमती और भोगावा रिवर का, वहां पर सिचुएटेड है ये गुजरात में। इट इज द ओनली साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन जहाँ पे एक आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड, एक मतलब डॉकयार्ड जहाँ पे मिला है, ठीक है ना, एक तरीके से पोर्ट कह सकते हो आप, जहाँ पे मिला था इंडस वैली के टाइम का। तो इट इज द ओनली साइट वेयर आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड वाज फॉर्म्ड। एंड लोथल इज आल्सो नोन फॉर डबल ब्यूरियल, है ना। डबल ब्यूरियल के भी जो अवशेष हैं, जो रेमिनेंट्स हैं, वो आपको लोथल से मिले हैं। तो दैट इज अनदर फैक्ट। इसके अलावा लोथल में और रंगपुर में राइस हस्क्स मिले थे। तो मैंने जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है लोथल के बारे में हड़प्पा में वो मैंने आपको बता दी कि इसमें यहाँ पे आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड था, डबल ब्यूरियल साइट भी है, एंड रंगपुर और लोथल में राइस हस्क भी मिले थे। और अगर कभी अगर आपसे देखो, वैसे तो यूपीएससी ये मान चुका है एक अपने क्वेश्चन में पुराने कि हॉर्स वर नॉट नोन टू द पीपल ऑफ हड़प्पा, ये यूपीएससी मान चुका है। लेकिन
सपोज करो कभी आपको क्वेश्चन दूसरे फॉर्मेट का मिलता है, या कि पूछता है कि हॉर्स जैसे एनिमल के रेमिनेंट कहाँ मिले थे, तो वो भी सुरकोटदा और लोथल में ही मिले थे, है ना। तो सुरकोटदा और लोथल में ही हॉर्स जैसे एनिमल के रेमिनेंट मिलते हैं। हालांकि उसको हॉर्स नहीं बोला गया है, बट मैं जस्ट फॉर योर नॉलेज से आपको बता रहा हूँ, तो आप उसको याद रखिएगा। कांग्रेस गिव्स नोटिस फॉर नो ट्रस्ट मोशन अगेंस्ट उड़ीसा गवर्नमेंट। अब जैसे ये तो नो ट्रस्ट मोशन का है, नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर है, मोहन मांझी की गवर्नमेंट के अगेंस्ट उड़ीसा असेंबली में। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में ओवरऑल बता देता हूँ। पहली चीज तो यूपीएससी जब क्वेश्चन पूछता है तो एक स्टेटमेंट का बहुत प्यारा स्टेटमेंट है, जो पूछते ही पूछते हैं कि भाई दिस इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज मेंशन्ड हियर एंड देयर। तो याद रखिएगा, ना तो कॉन्फिडेंस मोशन और ना ही नो कॉन्फिडेंस मोशन, बोथ आर नॉट मेंशन्ड इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड नहीं है। आर्टिकल 75 ये जरूर बोलता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ पीपल, है ना। बोलता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो रहेंगे दे विल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपल, यानी कि लोकसभा। एंड दिस इंप्लाइज दैट मेजोरिटी ऑफ लोकसभा एमपीज मस्ट नॉट बी अगेंस्ट द पीएम एंड हिज कैबिनेट। मतलब कि मेजोरिटी जो होनी चाहिए लोकसभा की, वो हमेशा पीएम और उनके कैबिनेट के पक्ष में होनी चाहिए, उनके अगेंस्ट नहीं। लेकिन कहीं पे भी ये शब्द यूज नहीं हुआ है नो कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस का, ठीक है ना। याद रखिएगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो केवल और केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। आर्टिकल 118 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का परमिट करता है ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट टू मेक इट्स ओन रूल्स फॉर द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। ये भी एक आर्टिकल आप याद रखिएगा। इसके अलावा ये जो कॉन्फिडेंस नो कॉन्फिडेंस का सवाल है ना, ये लोकसभा जो है वो रूल्स में मेंशन है। याद रखिएगा, रूल नंबर 198 जो है वो स्पेसिफाई करता है प्रोसीजर फॉर मोशन ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस। याद रखिएगा, है ना। रूल्स जो, क्योंकि आर्टिकल 118 ने आपको परमिशन दे दी कि आप हाउस के रूल्स आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग लोकसभा के हाउस के रूल्स बनाए गए। उसमें रूल नंबर 198 जो है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात करता है, ठीक है ना। तो किसी मेंबर को अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन रेज करना है तो रिटन नोटिस देना होगा। स्पीकर जो है वो रीड आउट करेगा नो कॉन्फिडेंस के मोशन को, और फिर फेवर में और नॉन फेवर में वोट पूछेगा। अगर 50 एमपी, अगर 50 एमपी फेवर में है मोशन के, तो फिर जो है स्पीकर जो है वो अलॉट करेगा डेट फॉर डिस्कसिंग द नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो ये आपको थोड़े से कुछ फैक्ट्स है जो नो कॉन्फिडेंस के बारे में बताने थे। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अगर आपको ठीक लगे तो याद रखिएगा। हाई कोर्ट सीक्स सेंटर्स रिप्लाई टू प्ली फॉर स्टे ऑन रॉयज बुक। तो अरुंधति रॉय, आप सबको पता है अरुंधति रॉय की एक नई किताब आ रही है जिसका नाम है मदर मैरी कम्स टू मी। यहाँ पे बीड़ी पीते हुए इनका फोटो था। बीड़ी पीते हुए फोटो के नीचे इन्होंने वो वार्निंग नहीं लिखी थी, हेल्थ वार्निंग की है, हेल्थ एंड ऑल। इस कारण से इन्होंने कहा है कि भाई क्या है। तो इसके लिए जो बुक है वो उसने वायलेट किया है सेक्शन 5 ऑफ द सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स प्रोडक्शन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्ट का। याद रखेगा कौन सा सेक्शन यहाँ पे न्यूज में है, तो वो मैंने आपको बता दिया जरूर। इसका सेक्शन याद रखेगा, इसको मैं थोड़ा रेड कलर से अंडरलाइन कर दूं। यस, सेक्शन 5 ऑफ द सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स प्रोडक्शन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्ट। याद रखिएगा, दिस इज द थिंग विच यू शुड रिमेंबर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। इसमें लिखा हुआ है इस रूल के अंदर कि नो पर्सन शैल टेक पार्ट इन एनी एडवर्टाइजमेंट दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सजेस्ट और प्रमोट्स द यूज ऑफ कंजप्शन ऑफ सिगरेट और एनी अदर प्रोडक्ट और एनी अदर टोबैको प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो ये भी आप एक चीज है जो याद रख सकते हैं। तो ठीक है, ये ठीक है, अच्छी चीज है, आपको पता होनी चाहिए थी। आगे मूव करते हैं। सुप्रीम कोर्ट फाइंस पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट 5 लाख रुपीज फॉर यूजिंग वर्कर्स टू क्लीन सीवर्स आउटसाइड द कोर्ट प्रीमाइसेस। तो कोर्ट के बाहर ही पीडब्ल्यूडी वालों ने सीवर को क्लीन करने के लिए लोगों को लगा लिया, जो कि एक तरीके से मैनुअल स्कैवेंजिंग के अंतर्गत आता है। आप सबको पता है कि प्रोहिबिशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एक्ट भी है हमारे यहाँ कंट्री में, जो मैनुअल स्कैवेंजिंग को रोकता है। इसके अलावा हाई कोर्ट ने भी रूल बना रखे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि भाई आपको नहीं करना है। 2023 में ही हाई कोर्ट ने रूल बनाए थे कि भाई there is a direct order for prohibiting this practice of cleaning sewer tank by a human being, है ना, इस तरीके से घुस के। तो that comes against that and पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट ने उसको ब्रेक किया, इसलिए 5 लाख का फाइन लगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है। एडिटोरियल पार्ट में दो एडिटोरियल है जो हम डिस्कस करेंगे। पहला, इक्वलाइजिंग प्राइमरी फूड कंजम्पशन इन इंडिया। दूसरा है, इंडिया नीड्स मोर फोकस टू रीच SDG 3। तो सबसे पहले पहली गोल की बात करते हैं, पहले एडिटोरियल की बात करते हैं, इक्वलाइजिंग प्राइमरी फूड कंजम्पशन इन इंडिया। तो अभी रिसेंटली वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई थी अप्रैल 2025 में, जिसमें उन्होंने कहा कि जो इंडिया में पॉवर्टी है, मतलब कि जो भुखमरी वाला, स्पेशली जो भुखमरी वाला एंगल है, पॉवर्टी है,
वो बहुत कम हो गई है। एक्सट्रीम पॉवर्टी यानी कि जो $2.15 पर डे, याद रखेगा। एक्सट्रीम पॉवर्टी वो लोग हैं जिनके पास $2.15 से भी कम पैसा है एक दिन में जीने के लिए, ठीक है ना। तो वो उन्होंने कहा है कि एक्सट्रीम पॉवर्टी वाले लोग बहुत कम हो गए इंडिया में। और पहले 16.2% थे, 11-12 के आसपास, अब केवल 2.3% है। $2 का मतलब 170-175 रुपए, ज्यादा नहीं है ना, 170-175 रुपए, इतना ही $2 के आसपास है। तो $2.15 है ना, तो 180 के आसपास ज्यादा ज्यादा होगा। तो ये कह रहे हैं कि भाई कम होगा, 16.2% से घट करके ये 2.3% में। तो अगर अब हम ये आंकड़े अगर हम देखें, अगर हम ये आंकड़े देखेंगे तो हमको तो लगेगा कि भाई एक्सट्रीम पॉवर्टी इंडिया से एक तरीके से एलिमिनेट ही हो गई है। 2% बची तो मतलब लगभग एलिमिनेटेड है ना। बट ऑथर ने यहाँ पे किया कि अब हम थोड़ा सा इसको कन्वर्ट करते हैं दूसरे मैट्रिक्स में, थाली मैट्रिक में, थाली मील के कंपैरिजन में। सबसे पहले ऑथर ने बोला कि देखो, जब पॉवर्टी का एस्टिमेशन शुरू किया गया था तो बहुत सारी कमिटीज, जब आप स्टार्टिंग में पढ़ेंगे ना, अलग कमेटी, लकड़ा वाला कमेटी, इन सबको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उन्होंने कैलोरीफिक वैल्यू को एक पैरामीटर माना था फॉर कंज्यूम, फॉर काउंटिंग द पॉवर्टी। पॉवर्टी एस्टिमेशन के लिए उन्होंने कैलोरीफिक वैल्यू, कि कितना कैलोरी आप इंटेक कर रहे हैं, कितना खाना आप खा रहे हैं, कितनी कैलोरीज आपको मिल रही हैं। गांव के लिए उन्होंने जैसे किया कि भाई 2100 जो कैलोरीज ले रहे हैं वो भी हैं, फिर शहर के लिए 2400 कैलोरी हो गई, है ना। इस तरीके से उन्होंने कैलोरिफिक वैल्यू डिटरमाइन की थी। तो यहाँ पे ऑथर ने कहा कि इसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल अप्रोच, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल अप्रोच। तो ऑथर ने उसी को कहा है कि भाई अभी हम प्रेजेंट में कैलोरिफिक वैल्यू चलो छोड़ो, अगर हम देखें दो वक्त की थाली, थाली एक ऐसा मील है जहां पे जिसको कंप्लीट बना जाता है, रोटी नहीं बोल रहा है, दो वक्त की थाली बोल रहा है। थाली मतलब दाल चावल रोटी सब्जी, ताकि आपको एक बैलेंस डाइट मिल जाए, आपकी कैलोरीफिक वैल्यू रिक्वायरमेंट भी कंप्लीट हो जाए, और आपका न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट भी कम कवर हो जाए। क्यों? अब देखो, एक डिफरेंस ये था कि पहले के जो कैलकुलेशंस थे उसमें केवल कैलोरीज मेंशन थी। फिजियोलॉजिकल अप्रोच में और थाली अप्रोच में डिफरेंस ये होता है कि फिजियोलॉजिकल अप्रोच में आपकी कैलोरी गिन रहे हैं, है ना, 2400 कैलोरी। अब 2400 कैलोरी तो आप 10 रोटी खा के भी कर सकते हो, 15 रोटी खा के भी कर सकते हो। तो सिर्फ रोटी रोटी खाओगे तो भी वो आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि वो बैलेंस डाइट नहीं है, क्योंकि उसमें आपके पास न्यूट्रिशनल कमी हो जाएगी। तो एक तरीके से वहां पे भी पॉवर्टी सही कैप्चर नहीं हो रही है। तो ऑथर ने यहाँ पे थाली सिस्टम इसलिए लिया कि थाली रिफ्लेक्ट बेसिकली एक कंपोजिशन ऑफ फूड आइटम्स, जो कि आपकी न केवल कैलोरिफिक वैल्यू को पूरा करेगा, बल्कि आपकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज को भी पूरा करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑथर ने कहा कि जो क्रिसिल है, इंडिया की रेटिंग एजेंसी, उसने एक थाली का जो प्राइस रखा है, होम कुक्ड थाली का, वो 30 रुपए रखा है। राइस, दाल, वेजिटेबल, रोटी, कर्ड एंड सैलड, है ना। हालांकि अभी अब 30 रुपए में मुझे पूरे इंडिया में कोई थाली खिला दे अभी, तो मतलब बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मैंने तो अभी नहीं खाई है हाल फिलहाल में, है ना। मतलब जो बेकार बेकार कैंटीन थी जहाँ 50 रुपए की मिलती थी, वो भी अब 80-100 रुपए पे आ गए हैं। तो पता नहीं कौन सा क्रिसिल का रेट है, कौन सा इंडिया है जहाँ पे 30 रुपए की मिल रही है। तो एनीवेज, तो अगर ये प्राइस अडॉप्ट करें तो भी ऑथर का ये कहना है कि 50% रूरल पॉपुलेशन एंड अप टू 20% अर्बन पॉपुलेशन ऐसी है जो कि अफोर्ड नहीं कर सकती 2 थाली पर डे। अब देखो रीजन क्या है, ऑथर ने कहा कि डिफरेंस क्यों आ रहा है वर्ल्ड बैंक के और हमारे कैलकुलेशन में। वर्ल्ड बैंक के साथ प्रॉब्लम ये है कि उसको लग रहा है कि 180 रुपए में वो सिर्फ थाली ही खरीद रहा है बंदा, है ना, वो सिर्फ खाने के ऊपर खर्च कर रहा है। बट वर्ल्ड बैंक ये नहीं ये नहीं जान रहा कि इंडिया में भाई होम भी एक प्रॉब्लम है, शेल्टर भी एक प्रॉब्लम है, जहाँ पे आपको रेंट देना पड़ता है। वहां पे हेल्थ रिक्वायरमेंट भी, जहाँ पे आपको आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर लगाना पड़ता है, आपको पैसा जेब से देना पड़ता है। तो बहुत सारी दूसरी रिक्वायरमेंट है जो आदमी पूरी करता है, और कहीं ना कहीं खाना जो है वो सेकेंडरी रिक्वायरमेंट में आ जाता है इंडिया में। इसलिए ऑथर ने कहा है कि भाई ये भी एक चीज सोचें, ये चीज वर्ल्ड बैंक नहीं कवर कर रहा है, ये चीज वर्ल्ड बैंक नहीं सोच रहा है। इस कारण से ये आंकड़ों में डिफरेंस आ रहा है। तो अभी भी इनके अकॉर्डिंग 50% रूरल पॉपुलेशन एंड 20% अर्बन पॉपुलेशन ऐसी है जो कि नॉट अफोर्ड कर सकती है थाली को, ठीक है ना। पहला एस्पेक्ट ऑथर ने ये बोला है। दूसरा जो एस्पेक्ट ऑथर ने बोला है, वो ऑथर ने बोला है कि जो कंजम्पशन है इंडिया में, वो अभी भी, जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, अगर हमारा पीडीएस सिस्टम है, तो वो अभी भी सीरियल फोकस्ड ज्यादा है, सीरियल फोकस्ड ज्यादा है, उसमें चावल गेहूं इनमें ज्यादा फोकस है ना। तो कहीं ना कहीं प्रोटीन रिक्वायरमेंट जो है अभी भी पूरी नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो ऑथर ने ये भी दूसरी चीज बोली कि हमको अपना पीडीएस सिस्टम भी इस तरीके से थोड़ा चेंज करना चाहिए कि हमको सीरियल्स को थोड़ा सा कम करके आपको पल्सेस में थोड़ा बढ़ाने की आवश्यकता है। दूसरा जो सजेशन ऑथर ने दिया है। इसके अलावा ऑथर ने ये भी कहा है कि कई लोग ऐसे भी हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, फिर भी वो सब्सिडी ले रहे हैं, वो पीडीएस से सब्सिडी ले रहे हैं, तो उनकी सब्सिडी आप कैंसिल कर दो, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं। द थर्ड सजेशन इज दैट कि इसको रिकैलिब्रेट करो एंड नंबर्स को प्रॉपरली डिटरमाइन करो, ताकि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनको हम इस चीज से बाहर निकाल सकें, ताकि हम इसमें एटलीस्ट वैरायटी को इंक्लूड कर सकें। जैसे दाल का अगर आपको कंटेंट बढ़ाना है, तो थोड़ा सा आपने राइस
और गेहूं में कम कर लिया तो आप इसको बढ़ा पाएंगे। ठीक है, तो दिस इज व्हाट हैज बीन मेंशन्ड इन द आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। दूसरे एडिटोरियल पे आते हैं, इंडिया नीड्स मोर फोकस टू रीच एसडीजी 3, ए क्रूशियल गोल। अब यहाँ पे बात चल रही है एसडीजी यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स की, जिसमें अभी इंडिया की रैंकिंग 99 है 167 कंट्रीज में, याद रखिएगा। इसके अलावा पहले हमारी रैंक 109 थी, अब 99 पे आ गए हैं, मतलब 10 प्लेस का हमें मुनाफा हुआ है कहना चाहिए। एंड इट इज अ प्रोग्रेस विच इज फ्रॉम 2021। तो ऑथर ने यहाँ पे एसडीजी 3 पे फोकस किया, जो कहता है हेल्दी लाइफ एंड प्रमोट वेलबींग फॉर ऑल एट ऑल एजेस, है ना। मतलब हेल्दी लाइफ एंड प्रमोट वेलबींग फॉर ऑल एट ऑल एजेस। ठीक है, तो ऑथर ने कहा कि ये pretty अच्छा गोल है। 2015 से एसडीजी चूंकि आए थे, 2015 से 2030 तक हमको पूरे करने थे, लेकिन अभी 2030 अब 3-4 साल में ही आ जाएगा ना, 2025 खत्म होने वाला है, मतलब टोटल 5 साल में आ जाएगा। तो ऑथर ने कहा कि हमको गेन तो हुआ है, लेकिन अभी भी कई जगहों पे हम अभी भी सेटिस्फैक्टरीली नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, अगर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट की डेफिनेशन कोई पूछे तो नंबर ऑफ मदर्स डाइंग आफ्टर चाइल्ड बर्थ पर 1 लाख लाइव बर्थ, यानी कि 1 लाख बच्चे जब जन्म लें तो उसके बाद कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो जन्म देने के बाद उनकी डेथ हो जाती है। तो ये लगभग अभी 97 डेथ पर 1 लाख लाइव बर्थ पे है, विच इज हायर देन द टारगेट। हमारा टारगेट है 70, तो 70 लाने में मतलब एड़ी चोटी का जोर लगेगा। 97 से 70 लाने में इतना कम नहीं। आपको लग रहा है 27 से तो घटाना है, बड़ो 27 घटाने में हालत खराब हो जाएगी, है ना। दूसरा जो अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट है, मतलब कि पर 1000 लाइव बर्थ में कितने बच्चे हैं जो 5 साल के पहले जिनकी डेथ हो रही है, तो इट इज ऑल्सो हाई 32 अगेंस्ट द टारगेट ऑफ 25, है ना। तो ये थोड़ा करीब है, लेकिन अभी भी इसको इसके लिए भी काम करना पड़ेगा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, जो कि 70 सालों पे है, विच इज फॉलिंग फ्रॉम द टारगेट ऑफ 73.63 ईयर्स, है ना। तो हमारा 73.63 ईयर्स का टारगेट है, लेकिन हम 70 साल पे, तो ये पूरा एवरेज है, इसलिए बहुत ज्यादा है। 3 साल का टाइम अपना लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाना काफी बड़ी बात हो जाती है। इसके अलावा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर भी हमारा बहुत ज्यादा है। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर मतलब कि हेल्थ में जब हम जेब से जो पैसा लगा रहे हैं, वो अभी भी कहीं ज्यादा है। 13% ऑफ द टोटल कंजम्पशन जो है हमारा, वो केवल और केवल दवाइयों में जाता है, जो कि केवल 7% टारगेटेड है ना। तो ये भी लगभग डबल है, जितना टारगेटेड उससे डबल खर्चा हम हेल्थ पे कर रहे हैं फ्रॉम फ्रॉम आवर ओन पॉकेट, है ना। ये सारी चीजें अगर आप देखें तो वही सारी चीजें जो ऑथर ने कहा। इसके अलावा इम्यूनाइजेशन भी 100% नहीं है, 93% पे ही इम्यूनाइजेशन है हमारा। तो ये गैप्स हैं जो कि हैं, इन गैप्स को हम कैसे दूर कर सकते हैं, क्या रीजंस हैं, वो दोनों चीजें देख लेते हैं। सबसे पहला रीजन जो है इन गैप्स का वो क्या है, तो सबसे पहला रीजन ऑथर ने बोला है कि भाई एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ केयर जो है ये प्रॉपर नहीं है। मतलब सबको बराबर हेल्थ क्वालिटी सर्विसेज नहीं मिल रही हैं। कहीं पे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर है तो अच्छी मिल रही है, बट कहीं कहीं जहाँ पूरा पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है या इकोनॉमिक फैक्टर्स के कारण कुछ लोगों को हेल्थ सर्विसेज अच्छी नहीं मिल रही हैं। इसके अलावा नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स भी हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन कहीं प्रॉपर नहीं है, हाइजीन प्रॉपर नहीं है, सैनिटेशन प्रॉपर नहीं है, या लाइफस्टाइल प्रॉपर नहीं है। तो इस कारण से भी इस तरीके के लाइफस्टाइल डिसीजेज और सैनिटरी डिसीजेज, हाइजीनिक डिसीजेज, ये सारी हो जाती हैं। ठीक है। थर्ड जो ऑथर ने बोला कि बहुत सारा स्टिग्मा भी है, प्रैक्टिसेस ऐसी हैं जो हमारी कुछ रूढ़िवादिता है उसके कारण से भी प्रॉब्लम्स आती हैं, कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं विच आर प्रेवलेंट इन सम ऑफ द कम्युनिटीज, तो वो भी कहीं ना कहीं इसके अगेंस्ट आ जाती हैं। ठीक है, तो ऑथर ने वही कहा कि अगर हमको एसडीजी 3 का जो हमारा गोल है कि मतलब हेल्थ फॉर ऑल एट ऑल एजेस अगर हम फुलफिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको 2 से 3 स्टेप उठाने पड़ेंगे। सबसे पहला स्टेप जो ऑथर ने सोल्यूशन के रूप में दिया है वो है प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस टू द पॉपुलेशन। मतलब हेल्थ इंश्योरेंस को यूनिवर्सल कर दो, 100% कवरेज उसके अंदर लाओ, है ना। ये आर्टिकल्स बहुत पहले से ही चल रहे हैं हमारे यहाँ, कि भाई आर्टिकल्स मतलब न्यूज़पेपर में आते रहते हैं ना कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज करनी है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज करनी है, तो वो चीज आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरा इन्होंने कहा है कि हाई क्वालिटी प्राइमरी हेल्थ सेंटर। प्राइमरी हेल्थ सेंटर वो होते हैं जो सबसे प्राथमिक उपचार के लिए होते हैं, ज्यादातर ये गांव खेड़े की जगहों में, छोटी जगहों में होते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, आपने देख होंगे। और ये शहरों में भी होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते, कम्युनिटी हेल्थ सर्विस सेंटर्स के नाम से रहते हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के नाम से या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के नाम से। तो इनमें अच्छी सर्विसेज आप लाइए, यहाँ पे थोड़ा अच्छा डॉक्टर लाइए, क्वैक्स यहाँ पे ना बैठे, झोला छाप डॉक्टर यहाँ पे ना बैठे, अच्छी सर्विसेज हो, कुछ प्रॉपर टेस्ट जो प्राइमरी टेस्ट हो सकते हैं वो फिजिबल रहे यहाँ पे। तो ये आपको मेंटेन करना है। इसके अलावा
प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी हेल्थ केयर के बीच में कोऑर्डिनेशन भी प्रॉपर करना है। तो ये सारी चीजें ऑथर ने बोली हैं। इसके अलावा ऑथर ने ये भी कहा कि आपको ये भी देखना है कि डायग्नोसिस प्रॉपर रहे, हॉस्पिटलाइजेशन की कॉस्ट को घटाना है, और इसके अलावा डिजिटल जो टूल्स आपके पास अवेलेबल हैं उनको आप यूज करिए, टेलीमेडिसिन को इंटीग्रेट करिए, हेल्थ रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज करिए। तो ये सारे सोल्यूशंस और दिए गए हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट सोल्यूशन ऑथर ने ये दिया कि हेल्थ एजुकेशन जो है उसको इम्पोर्टेंट बनाइए। जो प्रेजेंट जनरेशन अभी स्कूल में गई है, स्कूल पढ़ रही है, फर्स्ट सेकंड क्लास में है, वहां पे हेल्थ का महत्व बताइए लोगों को, ताकि ओबेसिटी रिलेटेड डिसऑर्डर्स, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर ये एटलीस्ट ना होने पाए। बहुत सारी कंट्रीज का उदाहरण ऑथर ने दिया, जैसे फिनलैंड का एग्जाम्पल दिया है जहाँ पे काफी अच्छी हेल्थ है। जापान का एग्जाम्पल दिया है, वहां पे मैंडेटरी है हेल्थ एजुकेशन, है ना। हेल्थ एजुकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फोकस किया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। व्हाई डिड इंडिया कंडेम दोहा स्ट्राइक? ये आप सबको पता है कि दोहा की स्ट्राइक इंडिया ने कंडेम की है। उन्होंने कहा कि इट इज वायलेशन ऑफ कतर सॉवरेनिटी एंड द थ्रेट टू रीजनल ग्लोबल पीस। काफी बोल्ड स्टेटमेंट है, पहले हम ऐसे स्टेटमेंट नहीं देते थे, अब हमने दिए हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। तो क्यों डिफरेंस है? तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये डिफरेंस इसलिए है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जो पूरा हमारा जो प्लान है वो कहीं ना कहीं इंक्लूड करता है मिडिल ईस्ट को और वेस्ट एशिया को, है ना। ईरान को भी हम इंक्लूड करते हैं, कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई, और इंडियन डायस्पोरा भी बहुत है इन कंट्रीज में। इसका ये एक प्राइमरी रीजन है कि क्यों हमने मतलब कंडेम किया है इस अटैक को। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि हम उस रीजन के साथ दोस्ती बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है ना। So that is again a thing which is important. Qatar also holds a very important place for India. It is a large Indian diaspora. And कतर के जो एमिर हैं उनके साथ इंडिया के रिलेशंस अच्छे हैं। क्रूशियल है फॉर एलएनजी सप्लायर टू इंडिया, क्रूशियल एलएनजी सप्लायर है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो है कतर से हम लेते हैं, ठीक है। तो दैट इज अगेन रीजन व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट फॉर अस, है ना। इसके अलावा जियोपॉलिटिकल भी काफी इंपॉर्टेंट इशू है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जो मैंने बताया मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया में पीस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि इस तरीके के अटैक्स ना हो। ये भी एक रीजन है कि इंडिया ने इसको कंडेम किया है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। महाराष्ट्र के अनियन फार्मर्स जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप सबको पता होना चाहिए क्यों कर रहे हैं। क्योंकि अनियन के दाम बहुत गिरते जा रहे हैं। उसके दाम गिरने का सबसे बड़ा रीजन है एनसीसीएफ और नाफेड, यानी कि एनसीसीएफ यानी कि नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि मेजर कंज्यूमर कोऑपरेटिव है इंडिया में, और नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, जो कि एपेक्स कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है फॉर प्रमोटिंग डेवलपिंग कोऑपरेटिव मार्केटिंग एग्रीकल्चर, है ना। तो एनसीसीएफ और नाफेड का काम क्या होता है कि दाम प्याज व्याज खरीद के रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं, और फिर ऐसे टाइम में बेचना शुरू कर देते हैं। अब बेच रहे हैं तो दाम गिर जाएगा, क्योंकि सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम हो जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है प्राइसेस गिरेंगे। अब जहां पे एक किसान को एक क्विंटल प्याज उगाने में 2200 से 2500 का खर्चा आ रहा है, वहां पे इनको मिल केवल 1000 रुपए रहा है, तो किसान फिर करेगा क्या, है ना। तो प्रोटेस्ट ये रीजन है कि जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की, बफर स्टॉक वाली पॉलिसी है, वो वहां के किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान कर रही है। एंड दैट इज वाई द फार्मर्स आर प्रोटेस्टिंग। इसको याद रखिएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। प्राइम मिनिस्टर मोदी कॉल्स प्राइम मिनिस्टर कर्की। आप सबको पता है सुशीला कर्की जो है न्यू प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुई है नेपाल की इंतरिम एडमिनिस्ट्रेशन की। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। सुशीला कर्की, इनके नाम याद रखिएगा, कोई भी एग्जाम पूछ लेगा उठा के, है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। यूएस ने एक और काम किया है, अभी हमारा वेवर जो चाबहार पोर्ट को मिलता था वो खींच लिया है। तो ये वेवर 2018 से मिल रहा था चाबहार पोर्ट से, लेकिन ईरान को तड़पाने सताने के लिए इंडिया का ये वेवर हटा दिया उन्होंने, और अब इंडिया भी जो है वो परेशान रहेगा। एक याद रखिएगा कि हम एक वहां पे टर्मिनल डेवलप कर रहे हैं चाबहार पोर्ट में, जिसका नाम है शाहिद बेहेस्ती टर्मिनल। तो अगर आपको याद नहीं है तो याद रखिएगा, शाहिद बेहेस्ती टर्मिनल जो है वो इंडिया डेवलप कर रहा है चाबहार पोर्ट पे। तो इसके लिए भी काम हो सकता है इसका डिले हो जाता है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। एंड सेबी ने क्लीन चिट दी है अडानी ग्रुप को इन द हिंडनबर्ग केस। सेबी आप सबको पता है 1988 में बना था, तब ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी थी। 1992 में इसको स्टैट्यूटरी कर दिया गया बाय द सेबी एक्ट, है ना। तो ये आप थोड़े से कुछ फैक्चुअल चीजें भी याद रख सकते हैं। तो दैट इज इट फॉर द डे। आई होप यू लाइक आवर वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।